Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video I will teach you poem number 2 of class 12th, which is an elementary school classroom in a slum. School classroom in a slum. It is written by Stephen Spender. Who is the poet of the poem? Stephen Spender. So first of all, let us understand the title of the poem. Then I will tell you something about Stephen Spender. Then I will explain the poem. Then again I will summarize the poem and I'll analyze the poem. An elementary means primary school. Elementary school means primary school up to 5th. Classroom means classroom. You know very well. It is needless to explain. In a slum is a place, means unauthorized settlements in a city where living conditions are extremely poor is known as slum. What is slum? An unauthorized settlements in a city where living conditions are extremely poor is known as slum area. In Hindi we call it झोपड़पट्टी, झुग्गी झोंपड़ियाँ. समझ आ गया होगा. यानी कि अनऑथराइज सेटलमेंट्स के अंदर जो प्राइमरी स्कूल है उसके क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन किया गया है पोएम के अंदर. यानी कि जो मलिन बस्तियां होती हैं ना, उनके अंदर जो एलिमेंट्री स्कूल है उसको डिस्क्राइब किया गया है, उसके क्लासरूम को मोर ओवर डिस्क्राइब किया गया है. नाउ लेट अस नो समथिंग अबाउट स्टीफन स्पेंडर. स्टीफन स्पेंडर यू नो इज एन इंग्लिश पोइट. कौन है ये? वॉज एन इंग्लिश पोइट, अब नहीं रहे दुनिया में. ना सीधा लाइफ जर्नी ऑफ स्टीफन स्पेंडर 1909 to 1995. यानी born in 1909 and died in 1995. was an English poet. Who was he? was an English poet, an essayist. और क्या थे? एसेइस्ट था. ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री. यानी इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड को बिना कोई डिग्री लिए हुए छोड़ दिया. एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930. और 1930 में कहाँ चले गए ये? बर्लिन. इन 1930 ही went to Berlin. Berlin you know very well, the capital of Germany. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. यानी इन्होंने keen interest लिया था किसमें? पॉलिटिक्स में. and he declared himself to be a socialist यानी एक समाजवादी और एक पैसिफिस्ट घोषित कर दिया. बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन. यानी जो बुक्स लिखी गई हैं स्पेंडर के द्वारा जिनमें शामिल है आपकी पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी. क्या नाम है? वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड. व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय स्पेंडर? वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड. ठीक है. अब देखिए, इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, अगर आप एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम की बात करते हो लेसन, ही हैज़ कंसनट्रेटेड. यानी एक कॉमन सी थीम है इस पोएम के अंदर, वो ये है कि सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज. व्हाट इज द थीम? सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज.
सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी, यानी किस तरीके से समाज में इनजस्टिस प्रिवेल हो रखी है, किस तरीके से इनजस्टिस होती है और किस तरीके से जो कैटेगरीज है हमारी सोसाइटी की उनमें इनइक्वलिटीज़ है, यानी समाज में किस तरीके से जो अन्याय होता है और असमानता फैली हुई है, इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं स्टीफन स्पेंडर इन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। गॉट इट? सो ये है बेटा। Let me check whether it is visible or not. Yes, it is visible, but a bit problem is there. Yes, now it is fine. Let's begin the poem. Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds. See, gusty waves. गस्टी वेव्स के दो मीनिंग हैं। देखिए, अगर आप लिटरल मीनिंग की ओर जाएंगे तो लिटरल मीनिंग निकलेगा आपका फास्ट ब्लोइंग वेव्स। क्या मीनिंग निकलेगा? फास्ट ब्लोइंग वेव्स। एंड इफ़ यू गो फॉर मेटाफरिकल मीनिंग, द मेटाफरिकल मीनिंग ऑफ द पोएम गोज फॉर एनर्जी। किसके लिए जाता है? एनर्जी के लिए जाता है, यानी कि दीज चिल्ड्रन आर फार अवे फ्रॉम एनर्जी। किससे दूर हैं? एनर्जी से दूर हैं। दीज चिल्ड्रंस फेसेस, यानी अगर आप देखेंगे कि जो सेकंड फ्रेज है ना पोएट का, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, यानी फार फार फ्रॉम एनर्जी, दीज चिल्ड्रंस फेसेस, यानी इन बच्चों के जो चेहरे हैं ना, लाइक रूटलेस वीड्स। हाउ डू दे अपीयर? दे अपीयर लाइक रूटलेस वीड्स। कैसे दिखते हैं? लाइक रूटलेस, गलत हो गई स्पेलिंग, लेट मी राइट इट। like rootless weeds. What can be the similarity between the rootless weeds and the children? So Spender has compared them with rootless weeds. तो पहले तो आपको rootless weeds समझने हैं, यानी कि a plant that has no stronger root is called rootless weeds. यानी weeds का मतलब होता है आपका unwanted plants। क्या मतलब है? वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स। सपोज करो कि आपने गेहूं की फसल बोई है और उसके अंदर बथुआ के पेड़ उग गए या कोई और दूसरी ग्रास उग गई, दैट इज वीड्स। क्या है वो आपके लिए? वीड्स हैं, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स हैं। यानी कि जैसे कि अनवांटेड प्लांट्स का फ्यूचर कैसा होता है, देखिए सिमिलरिटी बताओ तो दोनों में हमें। अभी देखिए, स्लम चिल्ड्रन एंड रूटलेस वीड्स। तो देखिए दोनों में क्या सिमिलरिटी है? बोथ हैव इनसिक्योर फ्यूचर, यानी दोनों का फ्यूचर कैसा है? इनसिक्योर है। कैसा है? इनसिक्योर है। यानी कि स्लम चिल्ड्रन का फ्यूचर सिक्योर नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एजुकेशन फॉर देम। द स्कूल इन विच दे आर स्टडिंग देयर इज नो फैसिलिटी, कोई फैसिलिटी नहीं, प्रॉपर टीचिंग नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज एंड प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। इन द सेम वे अ रूटलेस वीड्स एंड डज नॉट हैव एनी फ्यूचर, यानी एक ऐसा वीड, एक ऐसा प्लांट जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था दैट इफ़ यू हैव सोन either wheat or mustard, you will care for that only, you will not care other plants। आप क्यों केयर करेंगे? so you may give some pesticides and chemicals, so that chemical may destroy the plant। तो उसका फ्यूचर कैसा हो गया? इनसिक्योर हो गया। in the same way the future of the slum children is also insecure। so इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? इनसिक्योर फ्यूचर है दोनों का। कैसा फ्यूचर है? इनसिक्योर फ्यूचर है। आपकी लिटरेरी डिवाइस कौन सी है? लिटरेरी डिवाइस इज सिमिली। कौन सी है? सिमिली है, क्योंकि वर्ड लाइक आया हुआ है। Alright, the hair torn round their paler, since they are poor, they do not have proper facilities। their hair torn means their hair scattered on their yellowish faces, यानी कि इनके जो बाल है ना वो बिखरे हुए पड़े रहते हैं इनके येलोइश फेसेस पर। पेलर मीन्स येलोइश फेस, बिकॉज दे डू नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट, यानी वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। हैंस देयर फेसेस आर पेलर। कैसे हैं?
पिलर हैं। द टॉल गर्ल विद हर वीट डाउन हेड, देयर इज अ गर्ल इन द क्लासरूम, शी इज टॉल बट हर हेड इज डाउन। यानी देयर इज अ गर्ल इन द क्लासरूम, शी इज टॉल बट हर हेड इज डाउन बिकॉज शी इज इल एंड एग्जॉस्टेड। यानी उसका हेड डाउन क्यों है? बिकॉज शी इज इल एंड एग्जॉस्टेड। कैसी है वो? इल है एंड एग्जॉस्टेड है, इसीलिए उसका हेड क्या हो रखा है? डाउन हो रखा है। लिख देता हूं, इल एंड एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED, AX है। कैसी है वो लड़की? इल एंड एग्जॉस्टेड है, इसीलिए उसका जो है क्या नाम है, हेड डाउन हो रखा है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज, द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज मीन्स द बॉय इज एज थिन एज अ पेपर, his eyes have been compared to a rat because as a rat is always in search of food, in the same way this boy is also in search of food, therefore his eyes have been compared with rat's eyes. The stunted unlucky heir, the stunted unlucky heir यानी एक ट्विस्टेड बोन वाला लड़का है, he is unlucky heir, HEIR, see HEIR, heir means successor. What is the meaning of heir? Successor. यानी he is the unlucky successor of his father. Why is he unlucky successor of his father? See what happens, generally we get property and legacy from our fathers in heredity. यानी हम लोग क्या इनहेरिट करते हैं? प्रॉपर्टी या फिर कोई और लेगेसी जो है इनहेरिट करते हैं अपने फादर से या फॉर फादर से। बट दिस चाइल्ड हैज गॉट डिजीज। व्हाट हैज ही गॉट? ही हैज गॉट डिजीज, हैंस ही हैज बीन कॉल्ड अनलकी हेयर ऑफ twisted bones. His bones are twisted because he is the victim of malnutrition. किसका शिकार है? malnutrition का शिकार है, इसीलिए उसकी बोन्स क्या हो रखी हैं? twisted हो रखी हैं। reciting a father's gnarled disease, he is not able to pay attention to his lesson as he is suffering from a disease named gnarled, 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 gnarled यानी a disease। क्या है ये? और डिजीज एक बीमारी है। क्या है ये? एक बीमारी है। एज ही सफरिंग फ्रॉम नाल डिजीज, ही इज नॉट एबल टू पे केयरफुल अटेंशन टू हिज लेसन, ही इज डिस्क्राइबिंग हिज डिजीज फ्रॉम हिज डेस्क दैट हैज बिकम हिज लेसन। इसके लिए तो यही इसका क्या बन गया है? लेसन बन गया है। क्यों? क्योंकि वो जो है फोकस ही नहीं कर रहा। फोकस क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसको क्या हो रखी है? नाल डिजीज है। नाल डिजीज को देखिए, ट्विस्टेड एंड रफ, यानी जहाँ पर हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? बेंड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बेंड सी हो जाती हैं। तो इसी की वजह से वो जो है अपने लेसन पर फोकस नहीं कर पा रहा है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में सोच रहा है, वही इसका तो लेसन है। अच्छा, सिंस ही हैज गॉट अ डिजीज फ्रॉम हिज फादर एज हेरिटेज या लेगेसी, देयरफॉर ही इज अनलकी हेयर। यानी चूंकि इसे विरासत में अपने पिताजी से बीमारी मिली है, क्या मिली है? अपने पिताजी से विरासत में बीमारी मिली है, इसीलिए ये क्या है? अनलकी हेयर है। क्योंकि जनरली वी पीपल गेट प्रॉपर्टी, हमें क्या मिलती है? धन संपत्ति मिलती है, या तो ज़मीन मिलती है, या ज्वेलरी मिलती है, या कोई प्लॉट या घर मिलते हैं। लेकिन इस बच्चे को तो क्या मिला है? बीमारी मिली है। कौन सी बीमारी मिली है? नाल डिजीज, अ डिजीज दैट इज ट्विस्टेड एंड रफ स्किन, यानी इसमें क्या हो जाती हैं? हड्डियाँ ट्विस्ट सी हो जाती हैं। His lesson from his desk, at back of the dim class one unnoted sweet boy, at back of the dim class one unnoted sweet boy, यानी at the back of the dim class, dim class means there is no proper electric facility in the classroom, and an unnoted sweet child is sitting at the back of such a class, यानी इसी क्लास में पीछे जो है एक अननोटेड सा क्यूट सा बच्चा बैठा हुआ है। His eyes live in a dream, actually he is distracting, he is dreaming there, he is not studying अब स्क्वायरल्स गेम, यानी वो एक स्क्वायरल का गेम जो है देख रहा है खिड़की के बाहर, अपने ड्रीम में खोया हुआ है इन अ ट्री रूम, जहाँ पर स्क्वायरल क्या कर रही है? ट्री रूम के अंदर एक गेम खेल रही है। अदर देन दिस, यानी अदर देन द एटमॉस्फियर, अदर देन द एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम, यानी दैट एनवायरनमेंट इज फार बेटर देन द
क्लासरूम एनवायरनमेंट। जैसे कि जिस फ्रीडम के साथ, जिस आनंद के साथ में स्क्वायरल जो है गेम खेल रही है, ऐसे ही जो ये बच्चा ड्रीम देख रहा है कि काश मेरी लाइफ भी ऐसी हो जाए और मैं भी जो मस्ती से जो चारों तरफ जहाँ मैं जाना चाहूँ और जिस तरीके से मैं रहना चाहूँ मैं रह सकूँ, ऐसा एक ड्रीम देख रहा है। सो अगेन लेट मी सम इट अप, यानी सबसे पहले डिस्क्रिप्शन आता है उस गर्ल का, टॉल गर्ल। कौन सी? टॉल गर्ल। हर हेड इज वीट डाउन, क्योंकि वो कैसी है? इल एंड एग्जॉस्टेड है। दूसरा आपका आता है पेपर सीमिंग बॉय। कौन है? पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग बॉय मतलब द बॉय इज एज थिन एज पेपर, मेटाफर यूज किया है। रेड साइज बता ही दी थी। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और नेक्स्ट आपका आता है अननोटेड स्वीट चाइल्ड। ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले टॉल गर्ल 1, देन पेपर सीमिंग बॉय 2, देन अनलकी एयर 3, then unnoted 4. There are 4 students who have been described by Stephen Spender. So in the first stanza of the poem, the poet has described the condition of the children. बच्चों की कंडीशन को डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से अनऑथराइज्ड सेटलमेंट्स के अंदर बच्चों की लाइफ होती है, और वहाँ का जो स्कूल है वो किस तरीके से देखिए मैनेज किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा। यानी कि बच्चे जो है कोई भी एजुकेशन नहीं ले पाते वहाँ पर, क्योंकि बच्चों के लिए फैसिलिटी है ही नहीं वहाँ पर। अच्छा, द नेक्स्ट स्टैंजा यानी कि सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम इट डिस्क्राइब्स अबाउट द कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, कि क्लासरूम की कंडीशन कैसी है। अर्लियर ही हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की कंडीशन डिस्क्राइब की है। अब वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, कि क्लासरूम की हालात कैसी है वो देखते हैं। ऑन शार्प क्रीम वॉल्स, यानी द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर पेंटेड विद अनप्लेजेंटली पेंट, यानी जो क्लासरूम की जो वॉल है ना ऑफ वाइट कलर से बड़े गंदे तरीके से क्या कर रखी हैं? पेंट कर रखी हैं। सो ऑन शार्प क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड, यानी ऑन द अनप्लेजेंटली पेंटेड वॉल्स ऑफ द क्लासरूम देयर आर डोनेशंस, देयर आर थिंग्स दैट आर डोनेटेड बाय द रिच पीपल, यानी वो चीज़ें दीवार पर लगी हुई हैं जो रिच पीपल के द्वारा की गई, क्या की गई हैं? डोनेट की गई हैं। क्या की गई हैं? डोनेट की गई हैं। तो उन डोनेशंस में देखिए सबसे पहला क्या है? शेक्सपियर्स हेड है। सबसे पहला डोनेशन क्या है? शेक्सपियर्स हेड है। ठीक है। अच्छा, दूसरा डोनेशन क्या है? पिक्चर ऑफ मॉर्निंग सीनरी। क्या है? पिक्चर ऑफ मॉर्निंग सीनरी। ऑलराइट, एंड थर्ड क्या है आपका? टायरोलीज वैली। अच्छा, इससे पहले एक और है सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, यानी कि हम सिंपल शब्दों में अगर कहें तो हम कैसे कह सकते हैं इसको? हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हाई टॉवरिंग बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी। क्या कह सकते हैं? हाई टॉवरिंग बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी कह सकते हैं हम इसको। बिल्डिंग्स विद डोम, जिनके ऊपर क्या बनी हुई है? डोम बनी हुई हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका टायरोलीज वैली। व्हाट इज नेक्स्ट? टायरोलीज, यानी बेल्ट फ्लारी टायरोलीज वैली, यानी टायरोलीज वैली इज अ वैली, इट इज इन ऑस्ट्रिया, इट इज फेमस फॉर द फ्लावर्स विच आर इन द शेप ऑफ बेल, यानी ऐसे फ्लावर्स के लिए फेमस है जो बेल की शेप में होते हैं, यानी जो घंटी की शेप में होते हैं। किसकी शेप में? घंटी की शेप में होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? बेल्ट फ्लारी टायरोलीज वैली। अच्छा, जो नेक्स्ट है वो है आपकी ओपन हैंडेड मैप। क्या है? ओपन हैंडेड मैप है।
अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो क्या कर रहा है, इस दुनिया को एक और दुनिया अवॉर्ड कर रहा है, यानी इस दुनिया को इसने क्या कर रखा है, दर्शा रखा है अपने अंदर। तो देखिए सबसे पहले शेक्सपियर हैड, द मीनिंग ऑफ शेक्सपियर हैड इज बस्ट ऑफ शेक्सपियर। क्या चीज़ है यहाँ पर, बस्ट ऑफ शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के ऊपर का पार्ट, यानी चेस्ट से ऊपर का पार्ट, पोर्ट्रेट ऑफ अ शेक्सपियर कह सकते हैं हम। सेकंड पिक्चर ऑफ मॉर्निंग सीनरी इन विच द सन हैज बीन डिस्प्लेड एज इट इज राइजिंग, जो क्या हो रहा हो, निकल रहा हो। क्लाउडलेस एट डॉन, यानी सुबह का टाइम है, स्काई क्लियर है। हाई टॉवरिंग बिल्डिंग्स विद डोम्स, यानी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनमें क्या है, डोम है, यानी ऊपर गुंबद टाइप की बनी हुई है। अच्छा, टायरोलीज वैली, टायरोलीज वैली यानी मैंने बता ही दी है कि ऑस्ट्रिया के अंदर एक वैली है जिसका नाम क्या है, टायरोलीज वैली है, जो अपने फ्लावर्स के लिए जानी जाती है। एंड नेक्स्ट फिफ्थ वन इज ओपन हैंडेड मैप। क्या है, ओपन हैंडेड मैप दैट अवॉर्ड्स द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। अब देखिए, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप, और फिर भी इन बच्चों के लिए ये विंडो, यानी कि दिस द विंडो ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल, यानी स्लम स्कूल, वो स्लम स्कूल की विंडो ही उनका संसार है, नॉट दिस मैप। इन दिस मैप द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन हैज़ नॉट बीन डिस्क्राइब्ड, हैज़ नॉट बीन मैंशनड, यानी इस मैप के अंदर इन बच्चों के संसार को, इन बच्चों की जो कंडीशन है, रहने का जो तौर तरीका है, इन बच्चों का जो स्लम एरिया है ना, उसे बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग, यानी ये स्लम एरिया उनके फ्यूचर को पेंट कर रखा है, यानी उनके फ्यूचर को लिमिट कर रखा है, यानी दे हैव डार्क फ्यूचर, इनका फ्यूचर कैसा है, डार्क है, क्योंकि इनके फ्यूचर में क्या दिख रहा है, फॉग ही फॉग दिख रहा है, क्योंकि इनके पास में कोई रिसोर्स नहीं है जिससे कि इनका फ्यूचर कैसा हो सके, ब्राइट हो सके। तो ये चीज़ समझनी है आपको कि मैप के अंदर जो चीज़ें दिखाई गई हैं उन चीज़ों में इन बच्चों का जो स्लम एरिया है, जो स्लम एरिया का स्कूल है, उसे बिल्कुल भी नहीं दर्शाया गया। इससे ये पता चलता है कि देखिए कितनी इनइक्वलिटीज है सोसाइटीज़ के बीच में, यानी देयर इज अ कैजम, CHASM, कैजम बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स, एंड दैट स्टीफन वांट्स टू रिमूव, जिसे स्टीफन क्या करना चाहता है, हटाना चाहता है, यानी कि देयर शुड बी नो बैरियर, देयर शुड बी नो गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, यानी गरीब और अमीर के बीच में कोई भी जो है गैप नहीं रहना चाहिए, सब के सब कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स। अब देखिए, अ नैरो स्ट्रीट, यानी आपने देखा होगा कि जहाँ पर बड़े लोग रहते हैं वहाँ पर गलियाँ कितनी चौड़ी चौड़ी होती हैं, रोड कितने चौड़े चौड़े होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड वेयर द स्लम पीपल आर लिविंग देयर स्ट्रीट्स आर वेरी नैरो, sealed in with a lead sky, means they do not get proper light and proper facilities not there. It seems that there is darkness everywhere. Far far from rivers, their slum area, their slum school is far away from rivers. You know, river is the symbol of healthy environment like gusty waves, so they are far away from it. Capes, यानी ये केप से भी क्या हैं दूर हैं। And stars of words, and they are far away from quality education, means these children are not provided quality education, बच्चों को जो है क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं दी जाती है। नेक्स्ट, द पोइट बिकम्स एंग्री, पोइट कैसा हो जाता है, एंग्री हो जाता है। एंड ही शोज ए फ्रस्ट्रेशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है कि देखिए किस तरीके से अमीर लोग जो है गरीब लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को बताता है। और ये जो चीज़ें लगा रखी हैं ना दिखावा करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में, वो चीज़ें देखिए उनका क्या बेनिफिट है, इनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। तो देखिए ये जो स्टैंजा है ना आपका थर्ड वाला, दैट इज कम्प्लीटली एंड एब्सोल्युटली रिलेटेड एंड लिंक्ड विद द स्टैंजा नंबर 2, यानी नंबर 2 से लिंक है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, यानी द फोटो ऑफ शेक्सपियर दैट इज लाइंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम, दैट इज हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम, उसकी बात कर रहा है। इट इज विकेड, शेक्सपियर इज विकेड, कैसा है, WICKED, विकेड। विकेड का यहाँ पर मीनिंग है यूजलेस, क्या मतलब है, यूजलेस है। अच्छा, क्यों है यूजलेस, देखिए देयर आर 2-3 रीजन्स, तो आप दोनों तीनों को समझ लीजिए, जो आपको बेटर लगे वो एग्जाम में आप लिख देना। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेक्सपियर इज अ प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर, prominent poet.
He expresses quality education, but here these children are not even taught any literature. So what is the benefit of Shakespeare's portrait in the classroom? अच्छा, secondly, Shakespeare used to write about the kings and rich peoples and emperors. He never wrote about slum people and about poor people. So he is wicked in the classroom. Got it? फिर से समझिए, यानी पहली बात तो ये है कि शेक्सपियर इज अ लिटरेरी फिगर है। ही इज़ नॉन फॉर क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, साहित्य का सिंबल है। लेकिन यहाँ पर इन बच्चों को लिटरेचर शायद ही पढ़ाया जाता है, यानी पढ़ाया नहीं जाता। तो ऐसे जब कोई चीज़ पढ़ाई नहीं जाती उसका पोर्ट्रेट लगाने से क्या फ़ायदा है। दूसरी चीज़, शेक्सपियर हमेशा जो राजा महाराजाओं के बारे में, पावरफुल लोगों के बारे में लिखा करता था, वो कभी भी जो है गरीबों के बारे में नहीं लिखता था। तो इसीलिए जो है स्लम स्कूल में इसकी पेंटिंग लगाने से कोई भी बेनिफिट नहीं है। गॉट इट? अच्छा, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, ये तो चलो विकट हो गया। और मैप क्या है? बैड एग्जाम्पल। मैप क्या है? एक बैड एग्जाम्पल है। बैड एग्जाम्पल क्यों है मैप? सिंस द वर्ल्ड ऑफ द पुअर चिल्ड्रन हैज़ नॉट बीन मैंशनड इन दिस मैप, हैंस इट इज बैड एग्जाम्पल। क्या है? बैड एग्जाम्पल है। क्योंकि जो है गरीब लोगों का जो रहने का स्थान है उसको कोई प्लेस ही नहीं दे रखा है। मैंने पहले ही बता दिया था कि उनके स्लम एरिया को इसमें मेंशन ही नहीं कर रखा है। तो ये बैड एग्जाम्पल है। यानी ऐसे एग्जाम्पल देने से बच्चों को क्या फ़ायदा जहाँ उनकी खुद की दुनिया को ही नहीं डिस्प्ले कर रखा हो। अच्छा, एक तो इस वजह से ये बैड एग्जाम्पल है। दूसरी एक और वजह है जिसकी वजह से बैड एग्जाम्पल है। सिंस यू नो इन दिस मैप देयर हैव बीन शोन सम ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। यानी इस मैप के अंदर कुछ ब्यूटीफुल और कॉस्टली चीज़ें दिखा रखी हैं जो इन स्लम चिल्ड्रन की रीच से बहुत ज़्यादा क्या हैं, दूर हैं। यानी कि दीज चिल्ड्रन कैन नॉट अफोर्ड दैम, वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और जब आप किसी चीज़ के लिए किसी को लालच दोगे वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो फाइनली वो कहीं ना कहीं लेटर और सूनर इलीगल एफर्ट्स लगाएगा उसको अचीव करने के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो मैप है ना, इसमें सन और शिप्स यानी इतनी अच्छी अट्रैक्टिव सी चीज़ें दिखा रखी हैं जिनको ये बच्चे जो है अफोर्ड तो कर नहीं सकते, और अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये एक तरीके से इन बच्चों को क्या करता है, मोटिवेट करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए। क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए। हैंस दिस मैप इज अ बैड एग्जाम्पल, इसीलिए ये मैप क्या है? बैड एग्जाम्पल है। बिकॉज इट टेम्प्ट देम टू स्टील, क्योंकि ये क्या करता है, इन बच्चों को चोरी करने के लिए लालायित करता है। क्या करता है? चोरी करने के लिए लालायित करता है, टेम्प्ट करता है। क्योंकि इसके अंदर ऐसी चीज़ें दिखा रखी हैं जिनको वो बच्चे क्या नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, और अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो ऑब्वियसली इलीगल वे को अपनाएंगे ही। अच्छा, इसको सुन करके मुझे अजमल आमिर कसाब की एक कहानी याद आती है। अजमल आमिर कसाब ही वॉच अ टेररिस्ट ऑफ 26/11। ठीक है, 26/11 में क्या हुआ था कि वो एक नॉर्मल लड़का ही था। ऑन दी ओकेजन ऑफ ईद ही डिमांडेड अ पेयर ऑफ न्यू क्लोथ, बट हिज फादर डिनाइड बिकॉज ही हैड नो मनी. And since he denied, but when he saw all people were wearing new clothes and they were enjoying each and everything, but he could not because of lack of money. So finally and eventually he went for illegal way, यानी कि उसने टेररिज्म ज्वाइन कर ली। टेररिज्म ज्वाइन कर ली तो बस, यानी कि जिस तरीके से जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं ना, जो हमें लालायित करती हैं, वो एक तरीके से हमें चोरी करने के लिए क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कैसा बैड एग्जाम्पल है। For lives that slyly turn in their crammed holes, यानी lives of these children cunningly means, slyly means cunningly, closed into crammed holes, यानी इन बच्चों का जो जीवन है ना, बड़े ही स्लाइली तरीके से, बड़े ही कनिंगली तरीके से इन बच्चों के जीवन को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। अच्छा, क्रैम्ड होल का मतलब होता है हाँ, क्लॉग्ड ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, यानी अवरुद्ध सा होता है क्योंकि उसमें स्पेस कम होता है। आपने देखा ही होगा स्लम एरिया में चौड़ी गलियाँ नहीं होती हैं, यानी स्पेस की कमी होती है, वो छोटी जगह में ही बेचारे मैनेज कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रेम्ड होल्स, यानी द लाइफ्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रन कनिंगली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स। क्रैम्ड होल्स का मतलब है, देखिए
not having enough space for the people to live in it, यानी लोगों के लिए जहाँ पर रहने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं होता उसे क्या कहते हैं, क्रैम्ड होल्स कहते हैं। यानी तंग मादों में इनका जीवन जो है चुपचाप से विचारों का गुजर जाता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, सेंटेंस अफर्मेटिव है बट क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो यानी कि हियर स्पेंडर इज एक्सप्रेसिंग इज ओपिनियन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, कि क्या इन बच्चों का जीवन ऐसे ही तंग मादों में बीत जाएगा, इन क्रैम्ड होल्स में बीत जाएगा। विल देयर एवर बी समथिंग और समवन हु विल डू समथिंग फॉर देयर बेटरमेंट, क्या कोई और कभी कोई ऐसी चीज़ होगी जो इन बच्चों के फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए कुछ करेगी, भलाई के लिए कुछ करेगा? क्या इनके जीवन में हमेशा ही फॉग रहेगा? मैंने बताया ना, फॉग इग्नोरेंस, यानी क्या इनका फ्यूचर हमेशा ही जो है डार्क रहेगा? क्या इनके फ्यूचर में कभी भी, क्या इनकी लाइफ में कभी भी ब्राइटनेस आएगी, या हमेशा ही अंधकार से भरा हुआ होगा इनका फ्यूचर? इस चीज़ की वजह से वो क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। ऑन देयर स्लैग हीप, ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग हीप मीन्स अ हीप ऑफ गार्बेज, यानी वेस्ट मटेरियल, यानी इन विच दे आर लिविंग, यानी स्लम एरिया आपको पता है ये हीप ऑफ गार्बेज होता है, हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टेकल्स, यानी कि दीज चिल्ड्रन आर सो वीक दैट देयर बोन्स अपीयर थ्रू देयर स्किन, यानी इतने कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं कि इनकी स्किन में से क्या चमक रही हैं, इनकी हड्डियां चमक रही हैं, इतने कमज़ोर हो रखे हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल वेट्स ऑन स्टोन, यानी दीज चिल्ड्रन वियर द रिपेयर्ड स्पेक्स which are rejected by some rich people, and these mended glass, mended का मतलब repaired specs, look like some pieces of broken glass on a stone। नहीं समझ पाए? मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ये जो बच्चे हैं ना जिन्होंने मेंडेड ग्लास लगा रखे हैं, मेंडेड का मतलब होता है रिपेयर्ड, ग्लास का मतलब होता है स्पेक्स। एक तो ऑन दी वन हैंड देयर फेसेस आर डीनेचर्ड, डिसफिगर से हैं क्योंकि उन मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। दूसरी उन्होंने टूटे हुए ब्रोकन से चश्मे लगा रखे हैं, तो वो चश्मे ऐसे लगते हैं मानो कि किसी पत्थर के ऊपर किसी बॉटल के टुकड़े, टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े हुए हों। क्या पड़े हुए हों? किसी पत्थर के ऊपर कांच की बोतल के टुकड़े पड़े हुए हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, यानी इनका जो टाइम और पूरा स्पेस है ना वो कहाँ पर गुजर जाता है? फॉगी स्लम में ही गुजर जाता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, सो ब्लॉट देयर मैप्स, यानी ये मैप क्या है? धब्बा हैं, विद स्लम्स एज बिग एज डूम, और ये स्लम इनकी लाइफ में इतनी बड़ी है मानो कि डे ऑफ जजमेंट हो, यानी मानो कि डेथ, यानी ये स्लम एरिया इनकी डेथ के समान हैं, क्योंकि ये स्लम एरिया इन्हें तरक्की करने ही नहीं देगा, क्योंकि स्लम एरिया में रिसोर्सेस हैं ही नहीं हैं। ठीक है, अच्छा, इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम द पोएट रिक्वेस्ट क्या करता है? रिक्वेस्ट कर रहा है। अच्छा, उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है about whom he thinks that they can do something for the welfare of the children, for the betterment of the children. So who are they? They are the governor, inspector and visitor. Who are they? Governor, inspector, visitor. यू नो वेरी वेल, गवर्नर मैनेज करता है एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को। इंस्पेक्टर हु इंस्पेक्ट द थिंग्स, निरीक्षण करता है, इंस्पेक्शन करता है। विजिटर यानी वो बंदा जो पता चला लेता है, यानी जो घूम घूम के पता करता है कि देखो यहाँ पर कंडीशन बहुत ज़्यादा कैसी है, यानी टूरिस्ट लोग जो जगह जगह घूम करके ये पता करते हैं कि लिविंग कंडीशन से यहाँ पर कैसी हैं। तो इन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है, देखिए, अनलेस द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप्स बिकम्स their windows, and these windows that shut up on their lives like catacombs, यानी कि जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर जब तक के गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर इन बच्चों को इस मैप के अंदर प्लेस नहीं प्रोवाइड करा देते और उन विंडोज को ख़त्म नहीं कर देते, यानी उस स्लम एरिया को ख़त्म नहीं कर देते जिस स्लम एरिया में ये लोग रहते हैं, और उस स्लम एरिया को ख़त्म नहीं कर जो स्लम एरिया इनको क्या कर ले रहा है? शट अप ऑन देयर लाइफ्स, यानी इनके जीवन को बिल्कुल ख़त्म कर दे रहा, बंद कर दे रहा। लाइक कैटाकॉम्स, किसकी तरह? कैटाकॉम्स की तरह। कैटाकॉम्स होते हैं लॉन्ग अंडरग्राउंड गैलरी। क्या चीज़? लॉन्ग एंड अंडरग्राउंड
गैलरी विद एक्सकेवेशंस इन इट्स साइड्स फॉर टूम्स, यानी इसके साइड में खुदाई करके क्या बना देते हैं, टूम बने हुए होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कैटाकॉम्स। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तोड़ दो ये सारे बैरियर्स। अगेन ही इज प्लीडिंग, ही इज रिक्वेस्टिंग कि ब्रेक ओ ब्रेक ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, यानी रिच और पुअर के बीच में होने वाले सारे के सारे बैरियर्स को क्या कर दो, ख़त्म कर दो। ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, यानी टिल दे इंक्रीज इन नंबर एंड सराउंड द टाउन, जब तक कि वो संख्या में बढ़ें और पूरे के पूरे टाउन को घेर लें और चारों तरफ जो मलिन बस्ती बना दें, उससे पहले ही इस सारे के सारे जितने भी हमारे बीच में जो गैप है ना, उन सारे गैप्स को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए और इन बच्चों को फ्रीडम दे दीजिए क्या करने की। देखिए, शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड्स, यानी दी चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन द फ्रीडम टू विजिट एवरीवेयर इन द ग्रीन फील्ड्स and make their world run on gold sands and let them be free to feel on the sea beaches and other healthy environmental places, यानी जितनी भी अच्छी अच्छी जगह हैं ना, सुंदर सुंदर जगह हैं, उन जगहों पर जाने की इन बच्चों को जो है फैसिलिटीज़ दे दी जाएं, जैसे कि दूसरे लोग जो है अच्छी अच्छी जगहों पर जा कर के भ्रमण करते हैं और चीज़ें सीखते हैं, ऐसे इन बच्चों की दुनिया को भी एक्सटेंड कर दीजिए और उन बच्चों को मौका दीजिए ताकि ये बच्चे जो है आराम से अपनी ज़िंदगी को मस्ती के साथ उन लोगों की तरह जी सकें जैसे कि रिच पीपल जीते हैं अपनी लाइफ। रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड का मतलब इसी बीच की बात कर रहा है। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इन टू बुक्स, यानी दीज चिल्ड्रन शुड बी गिवन द फैसिलिटी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, हियर वाइट एंड ग्रीन लीव्स सिंबलाइज क्वालिटी एजुकेशन, ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज में, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल द पोएट इज सेइंग दैट दी चिल्ड्रन शुड बी गिवन द फैसिलिटी टू रन टू द ग्रीन फील्ड्स, यानी ग्रीन फील्ड्स तक जाने की इनको फैसिलिटी दे दी जाए, फ्रीडम दे दी जाए, इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए स्लम एरिया तक ही। और ये भी कह रहा है कि इनको सी बीच तक भी जाने की फैसिलिटी दे दी जाए, इनके वर्ल्ड को एक्सटेंड कर दो, ऐसा नहीं हो कि इनकी दुनिया को रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि अपने स्लम एरिया में ही घुट घुट के मरते रहें, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको फ्रीडम दे दीजिए हर तरह की। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट देयर इज वन थिंग दैट कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन, दैट कैन चेंज द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन, दैट इज एजुकेशन, यानी कि फाइनली एंड इवेंचुअली द पोएट वांट्स एजुकेशन बिकॉज यू नो एजुकेशन क्या क्या कर सकती है, एजुकेशन कैन डू एवरीथिंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। तो देखिए जिस तरीके से सन जो है फॉग को हटाता है, किसको हटा देता है, फॉग को हटाता है, ऐसे ही एजुकेशन इग्नोरेंस और डार्कनेस को हटाती है, किसको हटाती है, इग्नोरेंस और डार्कनेस को हटा देती है। और देखिए हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, यानी इन द हिस्ट्री ओनली द नेम्स ऑफ द पीपल दोज हु आर एजुकेटेड आर रिटन, यानी इतिहास में केवल उन्हीं बच्चों के नाम उन्हीं लोगों के नाम लिखे जाते हैं जो लोग कैसे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, कैसे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। और जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनकी तो आवाज़ में क्या होती है, ताकत होती है। तो ये तभी तो कह रहा है कि हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, यानी जिनकी आवाज़ में क्या हो, ऊष्मा हो, जिनकी आवाज़ में दम हो। और लोगों की आवाज़ में दम कब आती है, जब वो क्या करते हैं, जब वो पढ़े लिखे होते हैं, यानी एजुकेटेड पीपल क्रिएट हिस्ट्री, एजुकेटेड पीपल क्या करते हैं, हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। लेट अस सी द लिटरेरी डिवाइस ऑफ द पोएम एट अ ग्लेंस, कि कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस आपकी पोएम में यूज की गई हैं। देखिए सबसे पहले तो सिमिली है, सिमिली देख लीजिए, सिमिली के एग्जांपल्स मैंने बताए थे आपको, लाइक रूटलेस वीड्स, लिखना पड़ेगा, लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं। लाइक रूटलेस वीड्स, ठीक है। और कौन सा सिमिली है, और है आपका लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। और नंबर थर्ड कौन सा सिमिली है, लाइक कैटाकॉम्स, ठीक है। तो ये किस किस की हैं, सिमिली की हैं। स्लम एज बिग एज डूम है अगला, स्लम एज
बिग एज डूम है, यानी यहाँ पर स्लम को किससे कंपेयर कर दिया, डेथ से कंपेयर कर दिया, डूम से। अच्छा मेटाफर का देखिए, रेट साइज बताया ही था मैंने। दूसरा स्क्वायरल्स गेम, ठीक है। नेक्स्ट है ट्री रूम, नेक्स्ट है फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, विद फॉग। एंड अगला है आपका लीड स्काई, नेक्स्ट है आपका स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपका मेटाफर हो गया। कुछ इमेजेस यूज की गई हैं और सिंबल्स यूज किए हैं, उनको भी देख लो। इमेजेस एंड सिंबल्स। सबसे पहले तो आपकी क्या है, गस्टी वेव्स है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, रूटलेस वीड्स है, तीसरा क्या है, पेपर सीमिंग बॉय है, नेक्स्ट है आपका ट्विस्टेड बोन्स, नेक्स्ट है आपकी शार्करिंग वॉल्स, और नेक्स्ट है आपकी लास्ट बट नॉट लीस्ट शेक्सपियर्स हेड। और भी हैं जैसे टायरोलीज वैली है, चलो मैं सारी बता ही देता हूँ। एंड उसके बाद में आपका ओपन हैंडेड मैप है, पहचान लेना, ठीक है। और उसके बाद में आपका शिप्स एंड सन है, एंड देन आपका क्रैम्ड होल्स है, ठीक है। एक दो और हैं जैसे कि बॉटल बिट्स ऑन स्टोन एंड गोल्ड सैंड्स, ये क्या हैं, ये आपके इमेजेस एंड सिंबल्स हैं। सो वीडियो लंबा हो रहा है स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर द डे एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।